आज के इस वीडियो में हम लोग थोड़ा अलग करेंगे क्योंकि आज हम टॉप 10 फेल वेब 3 गेम्स ऑफ ऑल टाइम के बारे में बात करने जा रहे हैं और उम्मीद है कि इन फेल्ड प्रोजेक्ट्स का विश्लेषण करके हम ये पता लगाने में बेहतर ढंग से सक्षम होंगे कि भविष्य में कौन से गेम्स के सफल होने का उच्चतम मौका है। तो हमारे पास 10वें नंबर पे है एंट्रोपिया यूनिवर्स। अब इस गेम को अपनी सूची में शामिल करके मैं आप लोगों को थोड़ा सा धोखा दे रहा हूँ क्योंकि ये गेम वास्तव में इस सूची की एकमात्र नॉन ब्लॉकचेन गेम है और उन लोगों के लिए जो ब्लॉकचेन की दुनिया में बिल्कुल नए हैं। ब्लॉकचेन का मतलब है स्वामित्व को सुरक्षित करने का एक विकेंद्रीकृत तरीका। एंट्रोपिया ब्लॉकचेन पर नहीं थी, इसलिए इस गेम में कोई गारंटी शुदा विकेंद्रीकृत स्वामित्व नहीं था। वास्तव में एंट्रोपिया यूनिवर्स की हर एक चीज एंट्रोपिया के नियंत्रण में उनके खुद के सर्वर पर ही थी और अभी भी उनका इस सब पर पूरा नियंत्रण है। हालांकि मुझे लगता है कि ये गेम इस सूची में स्थान पाने के योग्य है क्योंकि ये मेटावर्स बनाने के पहले प्रयासों में से एक थी या वास्तविक इकोनॉमी वाली बड़े पैमाने की मल्टीप्लेयर ऑनलाइन गेम थी, जहां आपको बता दूं कि खेल के सामान का वास्तविक डॉलर में मूल्य होता था। जबकि ये गेम इस सूची में 10वीं सबसे बड़ी विफलता के रूप में स्थान बना रही है, लेकिन इस गेम में वास्तव में बहुत सी शानदार चीजों को सफल साबित किया। इससे साबित हुआ कि वास्तव में मेटावर्स में वास्तविक धन वाली एक गेम खेल सकते हैं। हालांकि इसे कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा क्योंकि इसके विकेंद्रीकृत स्वामित्व की कमी के कारण 2003 में एंट्रोपिया यूनिवर्स सामने आया। ये बिटकॉइन से पहले की है, खैर ये इथेरियम से भी पहले की ही है, जिसका वीडियो गेम खेलने वाले लोगों ने वास्तव में लंबे समय तक सपना देखा था और शुरुआत में तो ये काफी सफल दिख रही थी। 2004 में माइंडआर्क्स रियल मनी इकोनॉमी गेम एंट्रोपिया यूनिवर्स के लॉन्च के एक साल बाद उपयोगकर्ता डेथिफायर ने 2650 पीईडी में कैलिप्सो ग्रह पर एक ट्रेजर आइलैंड खरीदा। खैर मैं आपको बता देता हूँ, पीईडी का मतलब है प्रोजेक्ट एंट्रोपिया डॉलर, जो लगभग 26,500 अमेरिकी डॉलर के बराबर है। ट्रेजर आइलैंड ने उस समय स्वामित्व वाली सबसे महंगी वर्चुअल आइटम के रूप में इतिहास रचा और डेथिफायर ने दावा किया कि वे एक साल के भीतर ही ब्रेक इवन पर पहुंच गया। उसने द्वीप को विशेष भीड़ के साथ भरने का फैसला लिया। उसने विजिटर्स पर हमले किए, घरों को बेच दिया और एक हरे अंडे की चोरी के बारे में अपडेट पोस्ट किया, जिसके लिए उसने $5 का इनाम भी दिया। ये सब जानकारी पीसी गेमर ने दी, जिसने इस एंट्रोपिया गेम प्रयोग की कुछ सफलताओं और असफलताओं पर एक पूरा लेख लिखा था। कुछ साल बाद 2006 में माइक एवरेस्ट नामक एक खिलाड़ी ने अपने भाई बहनों को कॉलेज भेजने में मदद करने के लिए खेल में पर्याप्त हथियार बेचे और बाद में पता चला कि उसकी मां भी ये गेम खेलती थी। एक और खिलाड़ी जॉन जेकब्स ने $1 लाख में एक वर्चुअल एस्टेरॉयड खरीदने के लिए अपनी असली घर को गिरवी रख दिया और उसने इसे एक लोकप्रिय और लाभदायक वर्चुअल नाइट क्लब में बदल दिया। 2010 में 4 साल बाद उसने इस $1 लाख के निवेश को $6,35,000 में बेच दिया। खैर जैकब ने अपनी प्रेमिका और साथी खिलाड़ी टीना वाइसमैन के बारे में गेमर चिक नामक एक गीत भी लिखा, जिसे इन गेम जूक बॉक्स में इन गेम के दौरान चलाया जा सकता था। जब 2005 में वाइसमैन की मृत्यु हो गई तो माइंडआर्क ने उनके लिए एक इन गेम स्मारक भी बनाया। ईमानदारी से बोलूं तो जब मैं इस पीसी गेमर का आर्टिकल पढ़ रहा था, मेरा दिमाग ये सोचकर उत्साहित होता रहा कि इस तरह की गेम होना कितना अच्छा होगा जो वास्तव में सफल हो सकती है और जो वास्तव में वर्चुअल वर्ल्ड के अनेकों खिलाड़ियों को एक साथ ला सकती है। दुर्भाग्य से एंट्रोपिया यूनिवर्स को कुछ वास्तविक समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिस कारण ये जनता का विश्वास पाने में कामयाब नहीं हो पाई। 2005 में डेथिफायर ने पीसी गेमर को बताया कि किसी दिन तो एंट्रोपिया मिलियनियर बनना संभव होगा। ये एक ऐसी संभावना है जिसे मैं आमतौर पर वेब 3 गेम के बारे में साझा करता हूँ। ऐसे वेब 3 गेमिंग मिलियनियर्स होंगे जो मेटावर्स के अंदर मिलियंस कमाते होंगे। मैं वास्तव में इस बात पर विश्वास करता हूँ। दुर्भाग्य से एंट्रोपिया गेमर्स को मिलियनियर बनाने वाली एक गेम नहीं बन पाई और 2016 में एंट्रोपिया यूनिवर्स के लॉन्च के कई सालों बाद डेथिफायर ने वास्तव में एक वर्चुअल संपदा विवाद को लेकर प्लैनेट आर्केडिया के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया, जिसे अब काफी हद तक भुला दिया गया है।
खैर ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इनमें से कोई भी आइटम जिसके लिए लोगों ने वास्तविक धन का भुगतान किया था वास्तव में उनकी थी ही नहीं। वे अभी भी अस्तित्व में थी और वे सभी गेम कंपनी की ही थी। गेम अभी भी आपसे चीजें वापस ले सकती है। गेम ये तय करती है कि वो नहीं चाहते कि अब आप अर्थव्यवस्था का हिस्सा हो, और वे बहुत सारी संपत्ति को तुरंत कुचल सकते थे क्योंकि आप वास्तव में अपनी संपत्ति के मालिक थे ही नहीं। और यही चीजें एंट्रोपिया यूनिवर्स के खिलाफ घातक साबित हुई। खैर जो भी हुआ, खेल में अभी भी 50,000 से अधिक खिलाड़ी हैं, जो 2003 में आई गेम के लिए एक शानदार संख्या है। मुझे लगता है कि इस पहले गेम से एक बड़ा सबक जो हमने सीखा वो ये है कि ऐसा होना वास्तव में संभव है, और ब्लॉकचेन के आने से पहले भी ऐसे प्रयोग किए जा चुके हैं। दुर्भाग्य से तकनीक अभी तक एंट्रोपिया यूनिवर्स के लिए वास्तव में वास्तविक धन चार्ज करने और खिलाड़ियों को वास्तविक स्वामित्व देने के लिए तैयार नहीं थी, और इस वजह से बीतते समय के साथ इसने अनेकों कानूनी मुद्दों को जन्म दिया। लेकिन अब हमारे पास ब्लॉकचेन है, और यही सबसे अच्छी चीज है जिसने एंट्रोपिया यूनिवर्स को वास्तविक पैसे वाली गेम के रूप में सफल होने से रोका था। हो सकता है कि अब यह संभव हो, लेकिन हमें बहुत आशावादी नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारे पास अभी भी कवर करने के लिए 9 और असफल ब्लॉकचेन गेम्स हैं। ये वीडियो गाला गेम्स द्वारा स्पॉन्सर्ड है, जिनको लेकर मेरा मानना है कि वेब3 गेमिंग को मेन स्ट्रीम में लाने का इनके पास अच्छा मौका है। और मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि वे ऑन चेन गेमिंग के स्पॉन्सर हैं। मैं शुरू से ही गाला गेम्स को कवर कर रहा हूँ, और वास्तव में मेरी पहले की वीडियोस गाला के बारे में काफी संदेहजनक थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने अधिक AMAs किए और मैंने उनके और इंटरव्यूज लिए, उसके साथ ही मैं गाला गेम्स द्वारा बनाए जा रहे इकोसिस्टम को लेकर और उत्साहित होने लगा। वो वास्तव में एक विकेंद्रीकृत स्ट्रीम प्रतियोगी बना रहे हैं, और मुझे लगता है कि इनके पास काफी अच्छा मौका भी है क्योंकि प्लेटफॉर्म पर इतनी शानदार गेम्स आ रही हैं। ये ट्रेडिशनल गेमिंग स्पेस के कुछ बेहतरीन गेम डेवलपर्स की गेम है जो वास्तव में ऐसी चीजें बना रहे हैं जो बेहद मजेदार हैं। इसलिए मैं पहले गाला के बारे में तेजी से वीडियो बना रहा था, और फिर उन्होंने कहा, अरे आप जो कर रहे हैं हमें वो बहुत अच्छा लग रहा है, और आप जो कर रहे हैं हम उसे स्पॉन्सर करना चाहते हैं। और इस तरह आज हम यहाँ पर हैं। इसलिए मुझे गर्व है कि मैं गाला गेम्स द्वारा स्पॉन्सर्ड हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक उनके इकोसिस्टम पर ध्यान नहीं दिया है तो गाला गेम्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए पॉपअप करने वाले छोटे नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। इसके अलावा आप विवरण में दिए गए लिंक का उपयोग करके एक निःशुल्क गाला गेम अकाउंट भी बना सकते हैं। 9वें नंबर पर पहुंचने के लिए हम 11 साल आगे जा रहे हैं, जो 2014 में लॉन्च की गई एक गेम है। ये एथेरियम की घोषणा से पहले की बात है, और इस गेम को हंटर कॉइन कहा जाता है। अब हंटर कॉइन एक साधारण गेम है जिसे सिक्कों को इकट्ठा करने के लक्ष्य से एक मैप पर खेला जाता था, और इन संसाधनों को पाने के लिए लड़ाई के लिए प्लेयर वर्सेस प्लेयर फीचर भी उपलब्ध था। उस वक्त के दौरान इसे ह्यूमन या AI माइनिंग कहा जाता था, लेकिन हाल ही में इसे प्ले टू अर्न कहा जाने लगा है। ये कॉइन क्रिप्टोग्राफिक रूप से सुरक्षित, विकेंद्रीकृत और नवीन था। हंटर कॉइन ये देखने के लिए सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट था कि कैसे ब्लॉकचेन टेक्निक पूरी तरह से गेम्स की दुनिया को संभाल सकती है। और सच कहूँ तो हंटर कॉइन ने अपनी इस अवधारणा को अच्छी तरह से साबित कर दिया। वास्तव में ये पहली उदाहरण है कि ब्लॉकचेन को अपने ही मेटावर्स में बदलना संभव था। हालांकि हंटर कॉइन वास्तव में एक बड़ी समस्या में फंस गई, और वास्तव में यदि हम उनके FAQ को देखें तो उनमें से पहला क्वेश्चन जो वहां पर दिखाया जाता है वो है, क्या बॉट्स टेक ओवर नहीं करेंगे? और उनका जवाब था हाँ, और वास्तव में ऐसा ही हुआ। देखा जाए तो गेम बहुत ही आसान थी। ऐसे बॉट्स बनाना बहुत आसान था जो गेम को ड्राई कर सकते थे, और कुछ ऐसा ही हुआ। और अब हम आ गए हैं नंबर 8 पर, जो है मोटो कॉइन। 20 मई 2014 को हंटर कॉइन के लॉन्च के तुरंत बाद मोटो कॉइन ने अपने इनोवेटिव प्रूफ ऑफ प्ले कंसेंसस मैकेनिज्म को लॉन्च किया। इसी तरह हंटर कॉइन यूजर्स नेटवर्क में नोड के रूप में मोटो कॉइन गेम के साथ भी जुड़ गए। मोटो कॉइन में गेम प्ले ही सर्वसम्मति और माइनिंग ब्लॉक्स प्राप्त करना था। मोटो कॉइन का गेम प्ले एक प्रक्रियात्मक रूप से उत्पन्न वातावरण में एक मोटरसाइकिल रेसिंग गेम था। प्रत्येक ब्लॉक के साथ रेस पूरी करके ब्लॉक को हल करने वाला पहला खिलाड़ी उस ब्लॉक के लिए मोटरसाइकिल इनाम अर्जित करता था, और प्रत्येक नए ब्लॉक के अंत में खेल की दुनिया के सभी पात्रों को रीसेट कर दिया जाता था, और मैप को एक प्रक्रियात्मक रूप से उत्पन्न उत्तराधिकारी और दूसरे ब्लॉक को पूरा करने के लिए बदल दिया जाता था।
मोटोकॉइन ने वास्तव में लॉन्च के बाद के वर्षों तक काफी गतिविधि देखी। हालांकि ये इस तथ्य में पिछड़ गई कि गेम में एक बार फिर से बॉट्स का दबदबा स्थापित हो गया। लाइन को खत्म करने का सबसे तेज रास्ता ढूंढना बॉट्स के लिए काफी आसान था और वो किसी भी मैनुअल प्लेयर के मुकाबले ये काफी तेजी से कर पाते थे और इस तरह मोटो के ऑर्गेनिक गेम प्ले को लगभग खत्म ही कर दिया गया। आधिकारिक तौर पर मोटोकॉइन अभी भी 6 अंकों वाली मार्केट कैप रखता है, लेकिन ब्लॉकचेन के अनुसार कॉइन ने अपने अधिकांश जीवन काल में कोई महत्वपूर्ण व्यापारिक गतिविधि नहीं देखी है। यदि कोई गेम डेवलपर इस वीडियो को देख रहा है तो उम्मीद है कि अब आप महसूस करना शुरू कर रहे होंगे कि जब मैं आप लोगों का इंटरव्यू लेता हूं तो मैं इतना समय क्यों लेता हूं। खैर, मैं ये जानने की कोशिश करता हूं कि आप बॉट्स को रोकने के लिए क्या योजना बना रहे हैं। मैं वास्तव में मानता हूं कि मेटावर्स के भविष्य के लिए AI और बॉटिंग सबसे बड़ा खतरा है। तो चलिए अब बढ़ते हैं नंबर 7 पर, स्पेल्स ऑफ जेनेसिस। ये एक मोबाइल गेम था जिसमें एडवेंचर एलिमेंट्स के साथ बिटकॉइन पर निर्मित NFT कार्ड थे। प्रारंभ में सफल होने के बाद ये गेम अंततः बिटकॉइन लेन देन के कारण विफल हो गई, जिसके कारण गेम से इन्हें कमाना लगभग इम्पॉसिबल हो गया। और फिर जैसे जैसे बिटकॉइन अधिक से अधिक मूल्यवान होने लगा, इसकी ट्रांजैक्शनल फीस भी दिन ब दिन बढ़ने लगी और बहुत ही जल्द इस गेम से कमाई करना इम्पॉसिबल हो गया। तो चलिए अब बढ़ते हैं नंबर 6 पर और इस गेम का नाम है ड्रैगन टेल। ड्रैगन टेल कैसीनो जुआरी और MMORPG खिलाड़ियों को समान रूप से आकर्षित करने के लिए डिजाइन किए गए मूल खेलों से भरी एक परसिस्टेंट 3D दुनिया थी। अब जबकि ड्रैगन टेल में लगभग आधी गेम्स स्लॉट मशीन की तरह सरल हैं, ड्रैगन टेल में बहुत सारी गेम्स ऐसी भी थी जिनके लिए गहरे विचारों और कौशल की जरूरत थी। सोलो गेम्स के अलावा उन्होंने यूनिक प्लेयर वर्सेस प्लेयर गेम्स भी शामिल की ताकि इस शांत ब्लॉकचेन दुनिया के संरक्षक एक दूसरे के खिलाफ अपना दिमाग लगा सकें। यदि आप वास्तव में वेबसाइट पर उपलब्ध खेलों की सूची को देखते हैं तो ये काफी चौंका देने वाली है। खेती से लेकर गाय पालने तक सिर्फ ताश के पत्तों वाली गेम्स ही नहीं थी, और ये वास्तव में एक अच्छे प्रकार की प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट 3D ब्लॉकचेन दुनिया थी। दुर्भाग्य से पिछली गेम की तरह ये गेम भी समय के साथ गायब सी हो गई क्योंकि गेम तेजी से इनएक्सेसिबल हो गई। क्योंकि खेल की मुद्रा बिटकॉइन थी, इसमें लेन देन का समय बहुत धीमा था और तेजी से बढ़ते महंगे लेन देन शुल्क ने इस गेम के विकास को असंभव बना दिया। और सच कहूं तो ऐसा तो खैर होना ही था। खैर, बिटकॉइन पर बनाई गई अधिकतम गेम्स इसी कारण असफल रहीं। गेमिंग के लिए बिटकॉइन एक अच्छी चेन नहीं है। चलिए अब बात करते हैं नंबर 5 की, बियॉन्ड द वॉइड। बियॉन्ड द वॉइड एक सुंदर और पूरी तरह से इमर्सिव और मजेदार गेम थी। ये एक रियल टाइम स्ट्रेटेजिक मैसिव ऑनलाइन बैटल अरीना गेम थी जो आपको अंतरिक्ष में एक लड़ाकू पायलट के रूप में लड़ने की अनुमति देती थी। खेल को मिश्रित समीक्षाओं के साथ स्टीम पर जारी किया गया था और केवल 57% खिलाड़ियों ने कहा कि उन्होंने इस गेम का आनंद लिया। क्योंकि इतने छोटे इंडी स्टूडियो द्वारा बिना किसी मार्केटिंग बजट के लॉन्च की गई थी, इसलिए इसे कभी भी वो खिलाड़ी आधार नहीं मिल सका जिसकी इसे जरूरत थी। ये गेम हमारे जैसे ऑन चेन गेमिंग और क्रिप्टो गेमिंग यूट्यूबर्स के अस्तित्व में आने से बहुत पहले जारी की गई थी और ये गेम अपने प्लेयर बेस को बनाए रखने और बढ़ाने में असफल रही। प्लेयर वर्सेस प्लेयर मैच खेलने के लिए खिलाड़ियों को 30 मिनट तक इंतजार करना पड़ता था और अंततः सर्वर बंद कर दिए गए। जब तक कुछ वायरल मजेदार मैकेनिक्स या लत लगने वाले गेम प्ले मैकेनिक्स नहीं होंगे, तब तक कोई गेम सिर्फ इसलिए सफल नहीं होगी कि वो ब्लॉकचेन पर आधारित है। ठीक है, अब जबकि नंबर 10 यकीनन तौर पर इस सूची में एकमात्र गैर वेब3 गेम थी, नंबर 4 इस सूची में एकमात्र ऐसी गेम है जो गेम नहीं है लेकिन ये ब्लॉकचेन पर है। नंबर 4 पर हम बात कर रहे हैं क्रिप्टो किटीज की, जो कि एक गेम है, एक शब्द जिसका इस्तेमाल बहुत लूज तरीके से किया गया है। ये बहुत सुर्खियां बटोर रही थी इस हालिया क्रिप्टो बुल मार्केट में नहीं, बल्कि इससे पहले की वास्तविक क्रिप्टो बुल मार्केट में। इस खेल में जबकि इसमें वास्तव में कुछ बड़ी समस्याएं थी, लेकिन फिर भी इसने एक्सी इन्फिनिटी को भी प्रेरित किया और कुछ समय के लिए क्रिप्टो किटीज ने बहुत शानदार प्रदर्शन भी किया। क्रिप्टो किटीज वो गेम थी जिसने पहली बार ये साबित किया कि कलेक्टेबल NFT का भविष्य होगा। दर्जनों किटीज आधे $1 मिलियन से अधिक में बिकी, कुछ $1 मिलियन से अधिक में बिकी। आप में से उन लोगों के लिए जो क्रिप्टो किटीज से परिचित नहीं है, ये प्रजनन योग्य, संग्रहणीय और बहुत ही प्यारे प्राणियों के आसपास केंद्रित एक गेम है जो क्रिप्टो किटी के नाम से जानी जाती है।
लेकिन ये सच था कि ये कुछ पहली संग्रहणीय संपत्तियां थी जिन्हें दोहराया नहीं गया था। और जबकि ये कंप्लीट गेम नहीं है, ये सबसे पहली गेमिफाइड NFT परियोजनाओं में से एक थी। बढ़ती इन्फ्लेशन के कारण क्रिप्टो किटीज का अंत हो गया। ये एक तरह का पागलपन ही बन गया था। एक निश्चित पॉइंट पर इतनी सारी क्रिप्टो किटीज थी कि उनके लिए कोई भी मूल्य देना मुश्किल था। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबक था कि Web3 खेलों में अगर हम किसी चीज के मूल्य को बनाए रखने की उम्मीद करते हैं तो हम कैसे अनियमित इन्फ्लेशन वाली इकोनॉमीज को इसमें नहीं रख सकते हैं। किसी भी चीज का मूल्य बनाए रखने का एकमात्र तरीका यही है कि उसकी अच्छी उपयोगिता हो और उसकी एक निश्चित मात्रा में कमी बनी रहे। बेहतर तो यही होगा कि ये चीजें दुर्लभ मात्रा में ही रहें, फिर चाहे गेम कितनी भी तरक्की क्यों नहीं करती। तो तीसरे नंबर पर है एलियन वर्ल्ड्स। अब एलियन वर्ल्ड्स कुछ महीनों के लिए वायरल हुई और मुझे नहीं पता कि क्यों। इस गेम का कॉइन एक पॉइंट पर बिल्कुल पैराबोलिक था जब गेम को बाइनेंस में जोड़ा गया था, और फिर बाइनेंस ने भी ये घोषणा की कि वो एलियन वर्ल्ड्स के साथ साझेदारी कर रहे थे। खैर, एलियन वर्ल्ड्स भी वैक्स ब्लॉकचेन की तरह ही है जिसके बहुत सारे उपयोगकर्ता हैं, और किसी कारण से बस एक समय था जब हर कोई कहता था एलियन वर्ल्ड्स, लेट्स डू इट। वास्तव में ईमानदारी से कहूँ तो अगर तुलना की जाए तो एलियन वर्ल्ड्स क्रिप्टो किटी से भी कम गेम है। आप इस गेम में बस क्लिक ही कर सकते हैं, आप बस चीजों पर क्लिक कर सकते थे और आपको ज्यादातर समय कैप्चर पर क्लिक करना होता था जो ये पुष्टि करता था कि आप रोबोट नहीं हैं। वास्तव में इस गेम में कोई गेम प्ले ही नहीं था, ये सिर्फ NFT की खरीद और अधिक कॉइन कमाने की कोशिश थी। आप कॉइन बेच सकते थे, लेकिन एक बार फिर हमारे पास इन्फ्लेशन वाली एक इकोनॉमी थी। सभी कैप्चर के बावजूद भी हमारे पास बॉट्स की भी एक बड़ी समस्या थी और ये बिल्कुल भी मजेदार नहीं थी। और ये वास्तव में पहली क्रिप्टो गेम में से एक है जिसके बारे में मैंने ऑन चेम गेमिंग पर आपको पहले ही बता दिया था। मैंने कहा था कि इसके चक्कर में मत पड़ो क्योंकि ये फेल होने वाली है, और ऐसा ही हुआ क्योंकि इसमें वो तीनों चीजें बिल्कुल भी नहीं थी जो एक क्रिप्टो गेम में होनी चाहिए, और इसलिए ये मतलब पहले से ही पता था कि ये गेम फेल होने वाली है। और ये हमें लाता है नंबर 2, जिसका व्हाइट पेपर पढ़ते ही मैं जानता था कि ये गेम बुरी तरह से असफल होने वाली है, पेगैक्सी। और मैं ये कहते समय बहुत कठोर नहीं होना चाहता क्योंकि वहाँ वास्तव में इस खेल के बहुत सारे खिलाड़ी भी थे जो हमारे अपने ऑनचेन गेमिंग समुदाय में थे, जैसे पैट्रियन समर्थक जो वास्तव में पेगैक्सी में शामिल हो रहे थे। और वास्तव में ये व्यक्त करना कठिन था कि क्यों कोई ऐसा व्यक्ति जो वास्तव में क्रिप्टो गेम्स को लेकर काफी उत्सुक रहता है और वास्तव में मेटावर्स के भविष्य के बारे में काफी उत्साहित है, वास्तव में वे इस गेम को समझ क्यों नहीं पाया। ये इन्फ्लेशन इकोनॉमी में फेल रही, इसमें कोई वास्तविक गेम प्ले नहीं था और साथ ही इसे बॉट करना बहुत आसान था। मैं इसको लेकर अत्यधिक नकारात्मक वीडियो नहीं बनाना चाहता, इसलिए मैंने वास्तव में विशेष रूप से पेगैक्सी के बारे में बिल्कुल भी कोई वीडियो नहीं बनाया। हालांकि मैंने कुछ अन्य वीडियो में इसके प्रति कुछ नकारात्मक भाव दिए जो अन्य चीजों के बारे में थे, लेकिन हाँ, मैं सिर्फ एक नकारात्मक व्यक्ति की तरह कमेंट्स नहीं करना चाहता था, खासकर इस बुल मार्केट के बीच में। लेकिन यह बहुत स्पष्ट था कि पेगैक्सी एक ऐसी गेम बनने जा रही है जिसकी मुद्रा अपने सभी मूल्यों को खो देगी और सभी पिरामिड योजनाओं की तरह ये भी अंततः ढह जाएगी। जो अब हमें लाती है पहले नंबर पर, जो है एक्सी इन्फिनिटी। ये एक ऐसी गेम है जिसकी मुझे कुछ जिम्मेदारी लेने की जरूरत है। मैं उन लोगों में से एक था जिसने शायद इस खेल को प्रभावित किया था, और जिस वजह से मैं इस खेल को लेकर इतना सकारात्मक और उत्साहित था कि एक समय पर तो मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें मैंने कहा था अपनी पहली एक्सी गेम खरीदने के बारे में चिंता ना करें। मैंने कहा कि बस ऐसा करो, ये शानदार होगी। मैं वास्तव में इसकी टीम को पसंद करने लगा था। मैंने उनके काफी इंटरव्यूज किए और ऐसा लग रहा था कि इन सभी विचारों को साझा कर रहा था, जैसे ब्रीडिंग के अलावा SLP के लिए सिंक की जरूरत है ताकि हम इसे पिरामिड स्कीमिंग नहीं बना सके। हमें लोगों को अपने SLP में डालने और इसे जलाने के लिए कुछ चाहिए था ताकि ये मुद्रा अत्यधिक रूप से इन्फ्लेट ना हो जाए, और वो इन सब बातों से सहमत थे। उन्होंने कहा हाँ, हम सहमत हैं कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन अंत में एक्सी इन्फिनिटी की सफलता ही उसके विनाश का कारण बनी। वे बहुत तेजी से बहुत लोकप्रिय हो गए। खैर, इसकी इकोनॉमी डेवलप नहीं हुई थी, ये महज एक बड़ी इन्फ्लेटरी पिरामिड योजना थी।
और मुझे ऐसा लगता है कि अगर गेम अभी तक विकसित नहीं हुई होती, जैसे अगर उनके पास इसे विकृत करने के लिए 3, 4, 5 साल और होते तो ये काफी लोकप्रिय होती और वास्तव में सफल हो सकती थी। लेकिन गेम के बहुत से आवश्यक भाग ऐसे थे जो अभी तक अस्तित्व में नहीं थे। ये वास्तव में क्रिप्टो किटीज ही थी जिसने एक्सी इन्फिनिटी के निर्माण को प्रेरित किया। एक्सी इन्फिनिटी के डेवलपर्स क्रिप्टो किटीज के कुछ सबसे समर्पित खिलाड़ी थे जिन्हें लगा, ओह, क्रिप्टो किटीज में मुद्रास्फीति की एक बड़ी समस्या है। क्या होगा अगर हम कुछ ऐसा बनाते हैं जो मुद्रास्फीति को सीमित करता है ताकि ये वास्तव में कायम रह सके। और ये उनका प्रारंभिक विचार था। दुर्भाग्य से अर्थव्यवस्था टिकाऊ नहीं थी और बॉट्स ने पूरी तरह से सब कुछ नष्ट कर दिया और इकोनॉमी को बिखेरना शुरू कर दिया। मुझे लगता है कि ऐसा भी हो सकता है कि एक्सी फिर से वापस आ जाए, लेकिन फिलहाल तो मुझे लगता है कि ये कहना उचित है कि एक्सी खत्म हो चुकी है। तो अब इस सब के अंत में सवाल यह है कि क्या Web3 गेम हमेशा के लिए विफल हो गए हैं? और मुझे लगता है कि उत्तर स्पष्ट रूप से है नहीं। जब तक हम उन मूलभूत मुद्दों को पॉइंट आउट कर सकते हैं जिनका इन गेम्स ने सामना किया और ये इंश्योर कर सकते हैं कि समस्याएं भविष्य में गेम्स में हल हो जाएंगी, तो ये निश्चित है कि बॉट सब कुछ डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे। जहां पर एक सस्टेनेबल बैलेंस इकोनॉमी है, जहां पर बिल्कुल भी हाइपर इन्फ्लेमेटरी एस्पेक्ट्स नहीं है जो अपने आप ही एक पूरी इकोनॉमी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और ये एक्चुअली में एक फन गेम होनी चाहिए, चाहे वो ब्लॉकचेन पर ना हो, पर फिर भी गेमर्स को उसे खेलने में मजा आना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर ये तीनों एस्पेक्ट हो, चाहे वो गेम ब्लॉकचेन पर ना हो, और इन्हीं चीजों ने इन सभी 10 गेम्स को डिस्ट्रॉय किया है, और अगर ऐसा ना हो तो मुझे लगता है हमारे पास मजेदार गेम्स होंगी। यदि आप इस कंटेंट की सराहना करते हैं जो हम यहाँ ऑन चेन गेमिंग में बनाते हैं, तो हमारे चैनल का समर्थन करने का सही समय है। मैं आपको बता दूं कि ये वीडियोस मैं खुद नहीं बनाता, नेट मेरा भाई इन वीडियोस का एडिटर है, जॉश भी एक एडिटर है, और फिर एरन मेरा दूसरा भाई ऑन चेन गेमिंग का एजेंट है। और हमने अपनी टीम में पैट्रियन सदस्य और कम्युनिटी मेंबर फीफ को भी ऐड किया है जो पैट्रियन मेंबर्स को वैल्यू प्रोवाइड करता है ताकि हम ये सुनिश्चित कर सके कि हम उनकी सपोर्ट के लायक हैं। तो ये ना केवल एक शानदार कम्युनिटी है जहां आप अन्य लोगों के साथ चैट कर सकते हैं जो Web3 गेम के बारे में उत्साहित है और सीख सकते हैं कि उनके पसंदीदा गेम कौन से हैं, लेकिन अब हम मंथली NFT गिव अवे भी दे रहे हैं। हम काफी मिरांडस एग्जाम्पलर्स भी दे रहे हैं। साथ ही हम पेट्रियन समर्थक डिस्कॉर्ड में संसाधन जोड़ रहे हैं। इसके साथ ही हम नए चैनल भी जोड़ रहे हैं जो सभी शीर्ष Web3 गेम्स के बारे में अपडेट्स प्रदान करते हैं। इसलिए हमारे सभी समर्थकों और शामिल होने वाले समर्थकों को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप ज्वाइन करते हैं तो हाई करना ना भूले और मैं यहाँ पर आपसे संपर्क जरूर करूंगा। अब वापस वीडियो पर। मुझे लगता है कि क्रिप्टो गेमिंग पर काम करने वाली सभी टीमें मेटावर्स के भविष्य पर काम कर रही हैं। बहुत सारे गाला प्रोजेक्ट्स भी वास्तव में सफल होने की बहुत संभावना रखते हैं। खैर, गाला के अलावा भी कुछ विकल्प हैं जिनके बारे में मुझे लगता है कि वो भी सफल हो सकते हैं। मुझे लगता है कि सफल होने का एक बड़ा मौका है। मुझे ये भी लगता है कि सैंडबॉक्स बहुत अच्छी चीजें कर रहा है। मुझे लगता है कि इल्यूवियम और ब्लैंको जैसे खेल है जिनमें से ऐसी टीमें हैं जो वास्तव में कुछ मजेदार बना रही हैं। वो समझते हैं कि इकोनॉमी कैसे काम करती है। अगर वो बॉटिंग के मुद्दों से निपट लें तो वो सफल, टिकाऊ और मजेदार गेम इकोनॉमीज बनाने में कामयाब हो सकते हैं। और मैं अभी भी बहुत आशावादी हूँ। भले ही हम बेयर मार्केट का सामना कर रहे हैं और भले ही हमने सिर्फ 10 विफलताओं के बारे में बात की है, मुझे पहले कभी भी इस बात पर इतना भरोसा नहीं था कि लंबे समय में Web3 गेम पक्का सफल रहेंगी। ये 10 साल या अब से 5 साल में हो, किसे पता। एक निश्चित समय के बाद गेमर्स को ऐसे गेम खेलने की इच्छा नहीं होगी जहां उनके पास वास्तविक स्वामित्व नहीं हो, और मुझे तो इस बात पर विश्वास है। और यदि आप इससे सहमत या असहमत हैं तो मुझे कमेंट्स करके बताएं। अगर आपको ये वीडियो दिलचस्प लगी तो भले ही आप मुझसे सहमत ना हो तो एक बिग थम्स अप भेजना ना भूलें। और हाँ, अगर आपने पूरी वीडियो को देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो किसका इंतजार कर रहे हैं? मेक श्योर यू हिट सब्सक्राइब एंड क्लिक दैट नोटिफिकेशन बेल सो दैट आप ऑन चेन गेमिंग कमेंट से अपडेटेड रहें। यदि आप गेम्स के बारे में अधिक सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देखना यकीनी बनाएं। मैं बताऊंगा क्रिप्टो गेमिंग कैसे सफल हो सकती है। और अगली बार मिलने तक आप इस मेटावर्स में घूमने का मजा लें।